प्रीलिम्स 2023 सिर्फ 20 दिन बचे हैं, तो ऐसा हम क्या करें इन आखिरी 20 दिनों में जो हम लोगों को मार्क्स थोड़ा सा इम्प्रूव करने में मदद करे. सो these last 20 days are very crucial for your clarity of mind and for getting good marks in prelims. So let us start without wasting any time. Focus only on prelims. So this is the high time. You should not focus on any other thing except prelims. So sometimes we think एक आंसर और लिख लेते हैं, थोड़ा सा मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीज़ों को पढ़ लेते हैं, लेकिन अब वो समय नहीं है. आखिरी के 1 या 2 महीने हमें सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी करनी चाहिए. प्रीलिम्स ओरिएंटेड यानी इंफॉर्मेशन बेस्ड, उन चीज़ों को ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो प्रीलिम्स में आ सकती हैं. So as you know, the orientation of prelims and mains is entirely different. So we will have to focus on prelims oriented information, books, content, current affairs and all those aspects. So right now your focus should be on revision. Revise more and more. जितना आप रिवाइज करेंगे उतनी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी, उतना अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ आप क्वेश्चंस कर पाएंगे. नहीं तो हर क्वेश्चन सुना सुना लगेगा, हर टॉपिक पढ़ा पढ़ा लगेगा और ऐसा लगेगा कि हाँ हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसका आंसर चेक करेंगे तो आपको लगेगा कि एक्यूरेसी गलत हो गई, सुना था लेकिन क्लैरिटी से याद नहीं था. That is why it is very important that right now you focus on revisions. Make as many revisions as possible. Make a revision schedule. So after revisions, what is most important is mindset of the examiner. जब तक जिस व्यक्ति के क्वेश्चंस को आपको करना है, झेलना है, अगर उसके माइंडसेट हमें नहीं पता होगा तो हम हवा में तीर मारते रहेंगे. तो उसके माइंडसेट को समझने के लिए हमारे पास क्या क्या टूल्स हैं. सबसे इंपॉर्टेंट टूल है पास्ट ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी एंड अदर एग्जाम्स विच आर टेकन बाय यूपीएससी लाइक सीडीएस, एनडीए and CAPF. Various exams are undertaken by UPSC. उन सब के पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को हम एनालाइज करके ये जान सकते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनर आखिर सोचता कैसे है. What is the mindset of that examiner while setting a question paper? And you will see that there are common trends. There are repeating trends in prelims questions. So you can identify those repeating trends. You can revise them with absolute focus and certainty. Apart from them, we have to understand that a lot of topics that we read, we need to actually go in a little depth. When you read a news, like supposedly you must have read news that movie RRR has won Oscars. But now this news is not important. The point that RRR was having some historical significance is important. So now what you have to do, you have to go and see where in history this movie relates to. Was there any leader associated with this kind of a movement? Was a statue revealed by PM of such a leader? So that becomes important. So if a question comes on Pamba rebellion, then don't become surprised, because it is not that it is out of the blue that UPSC has asked. Rather they have taken these things from current news. लेकिन हमारे लिए न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट, वो पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट है और उससे जुड़े बाकी सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं. इसीलिए जब आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं, अब करंट अफेयर्स रिवाइज कर रहे हैं, अब अपने साथ इंटरनेट खोल के रखिए. जैसे ही आप कोई टर्म पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं जिसके बारे में आपको लगता है कि मुझे आसपास का और थोड़ा सा पता होना चाहिए, गो सर्च. लेकिन सर्च के अंदर पीएचडी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो बेसिक उससे एसोसिएटेड हैं उनको पढ़ना है और वापस से अपने सब्जेक्ट पे, अपने टॉपिक्स पे वापस आ जाना है. सो वी हैव टू मेक श्योर कि माइंडसेट को हम एग्जामिनर के समझें. उसके लिए हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करेंगे. सिर्फ यूपीएससी नहीं, यूपीएससी के द्वारा करे गए बाकी सारे एग्जाम्स के पेपर्स को भी हम एनालाइज करें और वहाँ से ट्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को कैप्चर करें. देन इंफॉर्मेशन इज ओनली अ पार्ट ऑफ एग्जाम. हम एग्ज़ाम को इंफॉर्मेशन से सिनोनिमस कर देते हैं अक्सर, बट प्रीलिम्स में हम ये बहुत बड़ी गलती है. डेफिनेटली देयर इज़ नो रिप्लेसमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बट इट इज़ नॉट इनफ. एट द सेम टाइम यू विल रिक्वायर द इंट्यूटिव एबिलिटी टू फाइंड द ऑप्शन इन दिस MCQs. 4 ऑप्शंस में आंसर गिवन है, अब उस आंसर तक आप कैसे पहुंचेंगे. इंफॉर्मेशन एक तरीका है जिससे आप उस
आंसर तक पहुंचते हैं। दूसरा तरीका है आप लॉजिकली रीजन तरीके से, रैशनल तरीके से अगर उस क्वेश्चन, उस टॉपिक, उस सब्जेक्ट को सोचते हैं, समझते हैं, थोड़ा सा उस पर एनालाइज करते हैं, तो अक्सर आप रियलाइज करेंगे कि आप उस आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 4 ऑप्शंस में से 2 तो अक्सर एलिमिनेशन से हम कर लेते हैं, और लास्ट के जो 2 होते हैं वहां पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा होता है कि अब क्या करें। तो लोग कई बार इसको गेस वर्क बना देते हैं। गेस वर्क मतलब रैंडमली गेस कर दिया कि या तो ए होगा या बी होगा, अब दोनों में से समझ नहीं आ रहा क्या है तो ए कोई सा भी मार देते हैं। लेकिन ऐसा गेस वर्क थोड़ा सा हानिकारक हो सकता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। तो ऐसा अगर दिन अच्छा है तो शायद आपके 5 में से 4 गेस वर्क ठीक हो जाए, लेकिन दिन बुरा है तो 5 के 5 गलत हो जाएंगे और आपके मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के कारण काफ़ी हैम्पर हो सकते हैं। तो इसीलिए जब जो लास्ट ऑप्शंस बचे तब डेफिनेटली हमें थोड़ा सा फेथ या फिर लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा कि दोनों में से किसको चूज करें। उसे आप एक तरीके से गेस वर्क कह सकते हैं, लेकिन वो रैंडम गेस वर्क नहीं होना चाहिए, वो कैलकुलेटेड गेस वर्क होना चाहिए। इवन आफ्टर eliminating 2 options, when you are left with 2 options, apply your mind, apply and try to find any other logical, educational, informational basis that you can apply on those 2 options and eliminate one and get your answer. तो रैंडम गेसेस से बचना है, कोशिश करनी है कि जो भी आप गेसेस कर भी रहे हैं तो कैलकुलेटेड हो, लॉजिकल हो, रीजन बेस्ड हो। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CSAT एग्जाम। रिसेंट टाइम्स में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है CSAT एग्ज़ाम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनका GS में स्कोर ठीक आ भी रहा था, पेपर 1 में स्कोर ठीक आ भी रहा था, वो CSAT के पेपर को क्वालिफाई ना करने के कारण प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए थे। सो वी हैव टू मेक श्योर कि इवन दो इट इज़ क्वालिफाइंग, यू विल हैव टू क्वालिफाई इट। So what is the route, how you can do it? Definitely in 20 days you cannot study and practice CSAT now if you are thinking about it now. So I hope you must have prepared your CSAT in advance and right now you should practice. Practice के अलावा अगर हम कुछ चीज़ें दिमाग में रखें related to attempting CSAT paper, first is that you have to understand that don't get stuck in one question. कई बार हमें ऐसा लगता है किसी मैथ्स के क्वेश्चन पे या लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन पे जहाँ पे हम अटक जाते हैं, हमें ईगो का सवाल बना लेते हैं कि ये क्वेश्चन, मैं तो IIT से हूँ, मुझसे मैथ्स का क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा। तो वहाँ पे ईगो का क्वेश्चन नहीं बनाना है। इट्स ऑल अबाउट मार्क्स एंड इट्स ऑल अबाउट क्वालिफाइंग दैट एग्जाम। सो डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। आपसे एक क्वेश्चन में आप नहीं हो रहा तो मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन। और सबसे पहले वो पार्ट्स हमें करने हैं जो उसमें हम सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन कॉम्प्रीहेंशन, डू कॉम्प्रीहेंशन फर्स्ट। इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन मैथ्स, डू मैथ्स फर्स्ट, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा हमारा कंफर्टेबल एरिया है वहाँ से हम सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हैं। नेक्स्ट, यूज़ कॉमन लॉजिक। कॉमन लॉजिक मीन्स जब आप कॉम्प्रीहेंशन कर रहे हैं, खास करके हाई फाई इंटरप्रिटेशंस, हाई फाई मीनिंग्स ऑफ लैंग्वेज को निकालने की कोशिश नहीं करनी है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट UPSC इज नॉट ट्राइंग टू use hi-fi language. Yes, definitely they are trying to understand whether you can comprehend English in a good manner, whether you can make inferences, whether you can find the relevant understanding about the exam, about the content of that particular paragraph. So you don't have to go for hi-fi interpretations. मैंने अक्सर बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि कॉम्प्रीहेंशन में एकदम सही आंसर तक वो पहुंच गए थे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि UPSC इतना आसान थोड़ी ना दे देगा, और उसके बाद उन्होंने हाई फाई सी इंटरप्रिटेशंस कुछ निकाली, कुछ इन्फ्रेंसेस के, कुछ कंक्लूजन्स के लिए उन्होंने हाई फाई इंटरप्रिटेशंस निकाली और उन्होंने आंसर को गलत कर दिया। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू यूज कॉमन लॉजिक। एकदम कॉमन लॉजिक से सोचिए क्या होना चाहिए इसका आंसर, दैट इज यूजुअली द राइट आंसर। देन कीप योर माइंड ओपन। हमने बहुत कुछ पढ़ा है, CSAT में भी आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स चलते हैं आजकल मार्केट में कि परसेंटेज का क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो, है ना, और वॉल्यूम का क्वेश्चन है तो ऐसे कर लो। डेफिनेटली सम फॉर्मूलाज, सम टिप्स एंड ट्रिक्स आर हेल्पफुल, लेकिन उसको अपना लिमिटेशन नहीं बनाना, उसे अपना स्ट्रेंथ बनाना है। लिमिटेशन इन द सेंस, कई बार क्वेश्चन लॉजिक से भी सॉल्व हो रहा था, आसानी से समझ, साफ नजर आ रहा था उसका आंसर,
लेकिन क्योंकि अब हमने फॉर्मूला सीखा है तो हमें लगाना है, तो वैसे वाला टाइम वेस्ट नहीं करना, वैसे वाली कोशिशें नहीं करनी। सबसे पहले अपने लॉजिक से, दिमाग से सोचना है कि क्या ये बिना किसी फॉर्मूला के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के सॉल्व हो सकता है, क्या लॉजिक से सॉल्व हो सकता है? अगर हो सकता है तो पहले वो करना है। डेफिनेटली अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत है तो लगाएंगे ही, इसीलिए सीखा भी है। लेकिन ये काम पहले अपना, कई बार है ना, इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होने के बाद हमारा दिमाग बंद हो जाता है। बंद कैसे? हम अपनी इंफॉर्मेशन को ही ढूंढने लगते हैं। जैसे जीएस के अंदर अगर बच्चे ने 4 ऑप्शंस कहीं सुने नहीं है ना, तो सबसे पहले उसके दिमाग में आता है, ओह ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। हो सकता है कि आपने वो इंफॉर्मेशन स्पेसिफिकली ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आप थोड़ा सोचेंगे तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, उसकी लॉजिकल एसोसिएशंस आपको समझ आ सकती हैं और हो सकता है आप वो क्वेश्चन कर लें। इसीलिए दिमाग को बंद करके नहीं जाना है एग्जाम में, खोल के जाना है। इन्फॉर्मेशन को अपना स्ट्रेंथ बनाना है, उसको अपना लिमिटेशन नहीं बनाना। इन्फॉर्मेशन खोजने नहीं जाना पेपर में, कोशिश ये करनी है कि इन्फॉर्मेशन जितनी है ऑफ कोर्स, लेकिन उसके अलावा भी हम सोच सकते हैं, उसके अलावा भी हम अपने लॉजिक से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक ऑफिसर के अंदर एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे चले तो शायद बहुत सारे काम ना कर पाए, क्योंकि वो हेल्थ, एजुकेशन, सिक्योरिटी सब एक साथ सारी चीज़ें पढ़ के संभाल सकता है क्या? नहीं। लेकिन उसके पास एक एनालिटिकल और लॉजिकल एबिलिटी होती है जिससे वो सारे एरियाज को हैंडल कर सकता है। यही वो क्वालिटी है जो यूपीएससी भी आप में देखना चाहता है कि क्या आप इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए उसके आगे भी कुछ सोच सकते हो, उसके आगे भी अपना लॉजिक लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो। इसके बाद बहुत सारे बच्चों का एक बहुत बड़ा डाउट रहता है, कितने क्वेश्चंस हम करें? हम लोग 70 क्वेश्चंस करें या 90 क्वेश्चंस करें या पूरा पेपर अटेम्प्ट करना चाहिए? प्रॉब्लम ये है कि ये आप डिसाइड कर ही नहीं सकते। आप कितने क्वेश्चंस करेंगे ये डिसाइड करेगा डिफिकल्टी लेवल ऑफ यूपीएससी पेपर। अगर पेपर बहुत आसान है तो आप जितने आपको आते हैं आप सारे क्वेश्चंस करें। अगर आपको 100 के 100 आते हैं आप 100 के 100 करेंगे। और अगर डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि आप सिर्फ 70 क्वेश्चंस करें या 80 क्वेश्चंस करें, उसके बाद भी आप उस थ्रेशहोल्ड को, आप कट ऑफ को पार कर जाएं। क्योंकि डिफिकल्टी ज़्यादा है तो सबके लिए ज़्यादा है, अगर क्वेश्चन पेपर ईजी है तो सबके लिए ईजी है, एंड इट इज़ अ कट ऑफ बेस्ड एग्जाम। तो उसके अंदर आप पहले से डिसाइड करके नहीं जा सकते कि मैं तो 90 ही अटेम्प्ट करूंगा या करूंगी। यू विल हैव टू सी देयर ऑन द सिचुएशन कि एग्जाम कैसा है, because it is all about accuracy as well as you have to make sure that एक sufficient level पे आप पहुंच जाएं। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि 40 मार्क्स लाके आप सोचें कि अरे मैंने तो बिल्कुल वही करा जो मेरे को आता था। जब वो वाला नहीं करना है, क्योंकि अगर आप बिल्कुल अटेम्प्ट ही नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश ये करनी है कि हम एग्ज़ाम को 3 रीडिंग्स दें। मैं कोशिश करूंगी कि टाइम मैनेजमेंट पे या डी डे एग्ज़ाम के दिन कैसे हम लोग प्रैक्टिस करें, किस तरीके से हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं, उस पर मैं एक वीडियो अलग से बनाऊं, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन अभी के लिए आपको ये कोशिश ज़्यादातर करनी है कि आप जब भी एग्ज़ाम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अलावा पहले, सबसे पहले वो क्वेश्चंस कर लीजिए जो आपको आसानी से आते हैं, दूसरे में जिन पे थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगेगा, और तीसरे में जो सबसे ज़्यादा डिलेमा जिनमें सबसे ज़्यादा है। ओके, उसके बाद हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट आता है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। आजकल सब इंस्टीट्यूट, सब एजुकेटर्स, सब टीचर्स और इवन मैगजीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट निकालते हैं जो कि प्रीलिम्स 2023 के लिए इम्पॉर्टेंट है। यूज़ दैट। अगर किसी ने इतनी मेहनत से आपके लिए 50-100 टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है तो उसे यूज़ करें। उसके अंदर से देखें कि आपको क्या सारी चीज़ें आती हैं। इफ़ देयर इज़ अ टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है कहीं से, या ऐसा कोई टॉपिक है जो आपसे मिस हो गया है, गो एंड रीड इट। दीज लिस्ट्स आर हेल्पफुल आपको ये देखने में कि कुछ आपसे मिस ना हो गया हो। ऑफ कोर्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जो आपने पढ़े हों लेकिन उसके ऊपर फिर भी क्वेश्चन आए और आप नहीं कर पाए, और कारण क्या होगा कि आप उस टॉपिक पे डेप्थ में नहीं गए। लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट ज़रूर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा जो चीज़ें न्यूज़ में रही हैं, न्यूज़ में खास करके रही हैं, तो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, अगेन द टॉपिक विल स्टिल बी इम्पॉर्टेंट।
अभी G20 समिट हो रही है, SCO से रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी करंट न्यूज़ है जो अभी चल रही है और पिछले 1 या 2 साल के समय पे चली, तो उन सब को आपको टॉपिक वाइज देखना है, इंफॉर्मेशन या न्यूज़ वाइज नहीं देखना है। देन आर नेक्स्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स इज डेफिनेटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अब 20 दिन में अब करंट अफेयर्स में आप क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स मैं मानती हूँ, मान के चल रही हूँ कि आपने करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, फॉलो किया होगा। तो या तो आपने एक न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा और एक मैगजीन करी होगी, या फिर अगर आपने नहीं किया है ऐसा तो 2 मैगजीन्स फॉलो करनी ज़रूरी है। करंट अफेयर्स के लिए ज़रूरी है कि हम कम से कम 2 सोर्सेज से उसको, कम से कम 2 सोर्सेज ज़रूर उसके रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर एक सोर्स से बनाता है तो कुछ ना कुछ मिस हो ही जाता है। इसीलिए बेस्ट तो रहता है आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन अगर आपने जो भी जिस भी तरीके से अपनी करंट अफेयर्स की तैयारी अभी कर रखी है, रिविजन इज मस्ट। करंट अफेयर्स बहुत वॉलेटाइल होता है, बहुत जल्दी उसकी इंफॉर्मेशन स्लिप हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि पढ़ा पढ़ा सा बहुत कुछ लगेगा, लेकिन आंसर्स गलत होने के चांसेस हो जाते हैं अगर हमने टाइमली रिविजन नहीं किया है। दैट इज वाई रिविजन इज ऑफ ग्रेट एसेंस। टेक योर टाइम एंड रिवाइज योर करंट अफेयर्स। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें ज़रूर रिवाइज करें, एटलीस्ट 2 से 3 बार, और हो सकता है तो 4 बार रिवाइज करें। देन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फोमो एंड द लास्ट मिनट एंजाइटी एंड स्ट्रेस। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। इतने नोट्स हैं, इतनी चीज़ें हैं प्रीलिम्स में, ऐसा होगा ही होगा। दिस इज एब्सोल्युटली necessary nearly that you will not have read one book, other book, or some current affairs. You would not have followed some website, you would not have followed some particular information or a magazine. It's okay. यूपीएससी को नहीं पता कि आपने वो नहीं पढ़ी, पहली चीज़। और यूपीएससी के सिलेबस में वो पर्टिकुलर मैगजीन थी भी नहीं, उन्होंने तो जनरल करंट अफेयर्स लिया था। तो यूपीएससी को नहीं पता कि आप पर्टिकुलर चीज़ नहीं पढ़ पाए हैं, तो उसको स्ट्रेस मत लीजिए। कोई भी सब कुछ नहीं पढ़ सकता। आपने जितना पढ़ा है उसके बेसिस पे कॉन्फिडेंट होके एग्ज़ाम में जाएं, दिमाग को खुला रख के जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने बहुत पढ़ा हो, लेकिन वो एग्ज़ाम के दिन इतना स्ट्रेस में आ जाए कि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते समय गलतियां करने लगे। और ऐसा भी हो सकता है एक बच्चा बड़ा उछलता कूदता खुशी खुशी में जाए, जिसने एक सफिशिएंट बेसिक थ्रेशोल्ड लेवल पे पढ़ाई करी है, लेकिन वहाँ जाके उसका दिमाग बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो उसको लॉजिक से ही वो क्वेश्चन को सॉल्व कर दे और उसका क्लियर हो जाए। तो अब इसके अंदर हम पढ़ाई की गलती नहीं निकालेंगे, ये कहीं ना कहीं आपको अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए यूपीएससी का भी ये पैटर्न क्यों बना, क्यों उन्होंने ऐसा एग्जाम रखा होगा? क्या हम एक ऐसा ऑफिसर चाहते हैं जब भी कभी मुश्किल आए उसके हाथ पैर फूल जाएं? ऐसा तो हम नहीं चाहेंगे ना कि कोई ऐसा ऑफिसर सरकार में आए कि जैसे ही उसका टेस्ट लिया जा रहा है तुरंत उसके हाथ पैर फूल गए, दिमाग बंद हो गया, और अगर सबऑर्डिनेट उससे पूछने बताए डिसीजन क्या ले, हम डिसीजन क्या ले, अब उस व्यक्ति का तो दिमाग बंद हो गया है, वो तो डिसीजन ले नहीं सकता। क्या उस व्यक्ति को ऑफिसर बनाना चाहिए? नहीं। और ये टेस्ट क्या है, ये एग्जाम, ये प्रीलिम्स क्या है? दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ प्रैक्टिस फॉर यू। तो आपका दिमाग भी वहां जाके बंद नहीं होना चाहिए। इतनी एंजाइटी, इतने स्ट्रेस में मत आइए कि आप एग्जाम ना दे पाए। सो बी रिलैक्स्ड, इट्स ओके। आपने सफिशिएंटली पढ़ाई करी है और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। लॉजिकली सोचिए, आप कर लेंगे वो वाला एग्जाम। सो डोंट कम अंडर दिस लास्ट मिनट एंजाइटी, पैनिक अटैक, स्ट्रेस, मैंने तो ये नहीं पढ़ा, मैंने तो वो नहीं पढ़ा, ये वाला अटेम्प्ट दूं या नहीं। अगर आपने सफिशिएंट तैयारी कर ली है, मॉक्स में आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, गो गिव दिस एग्जाम, you will excel. Just remain relaxed. Don't become a person जो प्रिपेयर करता है 2 साल या 1 साल और उसके बाद अंत में आके वो डर जाता है या उसको कोल्ड फीट हो जाते हैं। वो मत बनिए, क्योंकि आपको एक स्ट्रॉन्ग, फोकस्ड और करेजियस ऑफिसर बनना है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वो करेजियस होने की शुरुआत इस एग्जाम से करें। देन सेकेंड लास्ट टॉपिक इज टाइम मैनेजमेंट. Time management in exam and even in during these last days of revision are very necessary. आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, एकदम क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में, और कितना रिवाइज करना है, कब किस चीज़ को रिवाइज करना है। अपने टेबल से जितना क्लटर है, जो चीज़ नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ पाएंगे, जो चीज़ नहीं पढ़नी चाहिए, वो सब हटा दीजिए और अपनी टेबल पे सिर्फ वही रखिए जो आपको अगले 20 दिन रिवाइज करना है, ताकि आप फोकस्ड तरीके से अपनी तैयारी को कर पाएं।
और यही टाइम मैनेजमेंट आपको एग्ज़ाम की ड्यूरेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, उनमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आप उस समय पे ना करके बाद में सोचने के लिए रख दें। तो ऑल ऑफ दिस रिक्वायर टाइम, यू हैव टू फिल दैट OMR शीट, यू हैव टू प्रैक्टिस हाउ फिलिंग दैट OMR शीट एक्यूरेटली। तो आप वो वाली गलतियां नहीं कर सकते कि पढ़ के सब गए, लेकिन आप वहाँ गए तो आप 20 क्वेश्चन छूट गए, 10 क्वेश्चन छूट गए, 5 क्वेश्चन छूट गए, उनमें से आते भी थे। तो ये वाली गलतियां नहीं करनी है। जो प्रैक्टिस करनी है अभी कर लीजिए। आपको मॉक टेस्ट देना है, बल्कि अगर 2 घंटे का समय होता है तो कोशिश कीजिए आप 2 घंटे 50 मिनट में भी करके देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं है इन्विजिलेटर सब जगह सब सेंटर्स पे बहुत अच्छे हों, हो सकता है वो आपकी नाम और डिटेल्स भरवाने में ही 5-10 मिनट खराब कर दें। तो आपको हर एग्जिजेंसी के लिए खुद को तैयार रखना है और टाइम मैनेजमेंट इन एग्जाम को मैनेज करके रखना है। एंड लास्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बी हेल्दी। ये लास्ट लेग ऑफ प्रिपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होती है। आपने 1 साल नहीं तो 2 साल इसी चीज़ के लिए मेहनत करी है, इस दिन के लिए मेहनत करी है। तो ये जो आपका दिन है, इतना इंपॉर्टेंट दिन है, या ये जो आखिरी का समय है, इसको वैल्यू करें, इसके अंदर छोटी छोटी गलतियां ना करें। ऐसा नहीं करें कि अरे आज तो बहुत दिन हो गए, चलो आइसक्रीम खाने चलते हैं, फिर आके गला खराब हो गया, हफ्ते भर बीमार पड़ गए। तो ये जो लास्ट की आपकी रिविजन है, ये सब खराब हो सकती है। तो इसीलिए यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ईट हेल्दी, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, और अपने आप को एकदम इस वक्त जैसे मम्मी अपने बाबू को रखती हैं, मम्मी अपने बेबी को रखती हैं, बच्चे को रखती हैं, उसी तरीके से अभी अपनी उतनी ही केयर करनी है कि आपको कोई इधर उधर ठंड ना लग जाए, गलत खाना ना खा लो, है ना, गला ना खराब हो जाए। मौसम खराब चल रहा है तो ऐसा हो जाता है कि बुखार हो गया, तब तो अगर तबीयत खराब होएगी तो एग्जाम पे असर पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड ऑफ कोर्स बी हैप्पी एंड बी सक्सेसफुल। बाय।